प्रवीण जी, ये तो मैडम मीनू जी ने साफ साफ कर ही दिया कि कहाँ कहाँ बैकफुट पर लौटना पड़ रहा है। बैकफुट पर आप निरंतर, मजबूरी है आपकी, आप बैकफुट पर नहीं आइएगा तो बात अब बनने वाली नहीं, क्योंकि देश का मिजाज मूड अलग तरह का है। मैंने साथ साथ जैसा बताया कि झारखंड में जो खेल करने का प्रयास हो रहा था, वहां भी दिख रहा है कि बात कहीं बनी नहीं है, एक चीज। और दूसरी चीज, जो हरियाणा की यदि हम बात करें तो हरियाणा में आप राम रहीम की शरण में है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वहां और दिखता नहीं कोई विकल्प कुछ हो पाए। बाकी सब जो स्थिति है, क्या कहिएगा आप? खासकर झारखंड वहां जो हो रहा है वो भी दिखता है, और हरियाणा में है ही है। जी, नमस्कार। बिल्कुल ठीक बात है संजीव जी। जिस तरह से लगातार सरकार बैकफुट पर दिख रही है और एक कदम आगे बढ़ाती है और 4 कदम पीछे लेती है, उस तरह की स्थिति पीछे। फिलहाल दिखती हुई नज़र आ रही है। झारखंड का तो पॉलिटिकल इशू है, हमने देखा उस पर। साथ ही साथ इन्होंने जिस तरह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री को घेरने की भी कोशिश की, उस पर भी देखिए हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब लगातार मुख्यमंत्रियों को घेरने की कोशिश की जा रही है, उनको आप भ्रष्ट बताने की कोशिश कर रहे हो, विपक्ष की सरकारों को तोड़ने की या कम से कम उनको हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए बिल्कुल। ये तब हो रहा है संजीव जी, ये तब हो रहा है कि जब इस बात का अंदाज़ा पूरे देश को लग गया है कि अब ईडीआई या सीबीआई, ईडी, सीबीआई इन लोगों के अगर ये किसी को गिरफ्तार कर लेती हैं तो उसके बावजूद नेताओं का और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। इसका एग्जाम्पल हमने इस लोकसभा चुनाव में बहुत आसानी से देखा और मुझे लगता है यही एक बड़ा कारण भी है कि जो पार्टी हमेशा ऑपरेशन लोटस चलाती रही है, वो 2 सत्र बीतने के बाद भी अभी तक अपनी संख्या बल पर ध्यान नहीं दे रही है। उनकी लगातार जो फजीयत हो रही है, अब एक से एक बिल उनको वापस लेना पड़ रहा है, उनको ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट बनानी पड़ रही है। तो सबसे पहले बीजेपी के भीतरी जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि पहला काम मोदी जी जो करेंगे, वो करेंगे अपनी संख्या को अपने बलबूते पूरी करने की, इसके लिए दूसरी पार्टियों को तोड़ने की। लेकिन अब तो वो हिम्मत भी नहीं हो पा रही है। आप देखिए लोकसभा में भी जब विपक्ष के नेता या दूसरे जो सदस्य विपक्ष के हैं वो भाषण देते हैं, तो कितना असहज माहौल वहां पर बन जा रहा है। और कैसे एकजुट होके, चाहे तमिलनाडु का सांसद हो या बंगाल का हो या फिर उत्तर प्रदेश या बिहार का सांसद, कैसे एकजुट होकर पूरा विपक्ष मुद्दों को बहुत मजबूती के साथ उठा रहा है। वो एकता, मीनू जी ने सही कहा कि सत्ता पक्ष में नहीं दिखती है। जब सरकार पर अटैक होता है तो जेडीयू का या टीडीपी का कोई सांसद खड़ा नहीं होता उनको बचाने के लिए। तो वाकई ये एक बहुत सही बात है। और जिस तरह से लेटरल एंट्री वाला जो इशू है, ये पूरे देश में संजीव जी अलग-अलग तरीके से इसको लागू करने की कोशिश की है। लेटरल एंट्री यूपीएससी के माध्यम से, क्योंकि इस बार 45 सीटें थी। 1-2 ये इसके पहले भी कर चुके हैं। जॉइंट सेक्रेटरीज की डायरेक्ट भर्ती कर चुके हैं। उनमें से कई लोग 4-4 5-5 साल की नौकरी करने के बाद वापस अपने घर आ गए। लेकिन इस बार क्योंकि 45 सीट्स थी और एक बड़ा नंबर है 45 का, जो बच्चे पिछले लंबे समय से 5-5 10-10 साल से यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, आरक्षण की जो सूची में शामिल हैं, उनके साथ ये कितना बड़ा कुठाराघात है। वैसे ही लगातार घटती सरकारी नौकरियां और नौकरियों में जो जिस तरह से बंदर बांट की जा रही है, खासतौर पर जो स्टेट्स में हो रहा है। अब हरियाणा जैसे स्टेट में जहां पर एचपीएससी सबसे बड़ी वो बॉडी है जो सबसे बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करती है, उनकी बहाली करती है, उसके दफ्तर में जो उसका सबसे बड़ा अधिकारी है, सेक्रेटरी, उसके दफ्तर में यहां पर नोट पकड़े गए। हरियाणा में देखिए ये स्थिति है। तो इतना ज्यादा जब भ्रष्टाचार होगा, उसमें अगर लेटरल एंट्री के माध्यम से जो एक आज तक जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है, आईएएस की वो परीक्षा है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसका भी बैकडोर एंट्री का रास्ता ढूंढ लिया, तो संविधान को जो खतरा इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने बताया था, वो तो स्पष्ट हो गया, वो तो साफ दिखने लग गया। इसका सीधा प्रभाव किन लोगों पर पड़ने वाला है? ये तो और इसी तरह के हालात मैं आपको बताऊं, जो दूसरे दर्जे की नौकरियां हैं, हरियाणा में खासतौर पर मैं आपको जिक्र करके बताऊंगा, हो सकता है दूसरे राज्यों में भी इस तरह के एग्जाम्पल्स हों, कि जो दूसरे दर्जे की नौकरियां हैं, ग्रुप सी की या ग्रुप डी की, उनमें भी इसी तरीके से आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उनमें भी डायरेक्ट भर्तियां की जा रही हैं। वो क्या किया जाता है, डीसी रेट करके एक यहाँ पर पॉलिसी हरियाणा में है कि एक रेट फिक्स किया जाता है और उसमें फिर थर्ड जो सी और डी ग्रेड की जो भर्तियां हैं उनको किया जाता है और उसके बाद धीरे 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 करके उनको परमानेंट कर दिया जाता है। तो डायरेक्टली जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए नौकरी का,
जिसमें एडवर्टाइजमेंट निकलनी चाहिए और जितनी नौकरियां हैं उसके हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए अलग अलग जातियों को। डीसी रेट पर जब भर्तियां होती हैं तो उसका ना कोई एडवर्टाइजमेंट निकलता है, ना उसमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और ना उसमें कोई आरक्षण की पॉलिसी है। तो छोटी नौकरियों में या जो सी और डी ग्रेड की नौकरी है उनमें स्टेट लेवल पर इस तरह की धांधली चल रही है और ऊपर के लेवल पर आईएएस और यूपीएससी के माध्यम से जो एक एग्जाम होता था उसका बैकडोर का रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब कल ही हम लोग देख रहे थे कि देश के जो विधि मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो बहुत बढ़िया साफा पहन के और वो बता रहे थे कि किस तरीके से लेटरल एंट्रीज पहले भी हुई हैं। भाई लेटरल एंट्री अगर पहले भी हुई हैं और बहुत कामयाब लोगों की लेटरल एंट्रीज हुई हैं तो सरकार क्यों फिर इस बात से मना कर रही है? सरकार को क्या जरूरत पड़ गई है अपना आदेश विड्रॉ करने की? अगर लेटरल एंट्री में मनमोहन सिंह आते हैं, कृष्ण केसी पंत जैसे लोग आते हैं तो वो तो देश के एसेट्स हैं, फिर तो सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। सरकार को ये बैक स्टेप लेने की क्या जरूरत थी? क्यों हिंदुस्तानियों को ऐसे बेहतरीन टैलेंट से अब हम लोगों को पीछे, हम लोगों को वो टैलेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये तो सरकार की नाकामी हुई ना सर। या तो ये वही बात हो गई जैसे पहले पूरी सरकार 13 महीने तक बताती रही कि कितना बेहतरीन ये कृषि कानून है और उसके बाद उसकी खामियां गिनानी शुरू कर दी अब जब अपना फैसला कर लिया। तो इस तरह से ये सरकार अपने बैकफुट पर है और जो भारी संख्या में, जितनी भारी संख्या में इस बार विपक्ष को बहुमत वो नंबर्स मिले हैं और उसके बाद जिस एग्रेशन के साथ विपक्ष इस बार काम कर रहा है और हर चीज पर जो अटैक विपक्ष कर रहा है, हर मुद्दे को उठा रहा है, सरकार उसमें हमेशा बैकफुट पर आ रही है। और ब्रॉडकास्ट बिल तो ये समझ लीजिए सर, हम जैसे लोगों के लिए जो देश के मुख्तलिफ इलाकों में आवाजें उठा रहे हैं उनका गला घोटने की कोशिश थी। अगर ये विपक्ष उस बात को नहीं उठाता, आप जैसे चैनल्स उसको नहीं उठाते, तो आप देखिए हिंदुस्तान की लोकशाही पर कितना बड़ा आक्रमण होता है ये। क्योंकि आज गोदी मीडिया जिस तरह से 10 साल से काम कर रहा है, किसी इलाके में अगर कोई भी ज्यादती किसी वर्ग के साथ हो जाए तो कोई उसका जिक्र करने वाला नहीं है। आज यहां पर हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही जनता के जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं और गली गली में, घर घर में जाकर के लोगों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो लोगों ने भरोसा खो दिया है। आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो खबरें चलती हैं उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए लोग यूट्यूब पर आते हैं कि ये बात सही है कि गलत है, और आप जैसे चैनल्स ने उस क्रेडिबिलिटी को बहुत बढ़ाया है। तो जो ब्रॉडकास्ट बिल है वो केवल मीडिया का गला घोटने के लिए नहीं है, वो तो पूरा का पूरा लोकतंत्र का गला घोटने की एक साजिश थी, जिससे फिलहाल विपक्ष ने हमको बचा लिया है। और सर खबरें तो यहां तक हैं संजीव जी कि जो टेलीकास्ट हम लोगों को देखने को मिलता है लोकसभा और राज्यसभा का, उस पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि उसको कैसे रोक दिया जाए, क्योंकि वहां से जो विपक्ष की आवाज आती है और जो अनकट इंफॉर्मेशन हम लोगों को डायरेक्टली मिल जाती है वो लगातार सरकार के लिए एक दिक्कत का कारण बनी हुई है। कैसे राहुल गांधी, कैसे चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों की जो मुद्दे हैं जो उठाते हैं वो कैसे आम आदमी तक पहुंच रहा है, कैसे आम आदमी जागरूक हो रहा है, उसका सीधा एक प्लेटफॉर्म है, वो है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के माध्यम से आने वाले डिबेट्स। अब उन डिबेट्स पर भी रोकने के लिए तैयारी की जा रही है। अंदर की खबरें ये हैं कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि वही जो वहां पर जो डिबेट्स होती हैं उनका जो टेलीकास्ट किया जाता है वो डिलेड किया जाए ताकि एडिटेड पोर्शन को बाहर भेजा जाए और जो लाइव टेलीकास्ट होता है उसको बाहर ना भेजा जाए। जिन चीजों को एक्सपंज कर दिया गया है या जिनको सरकार जो सेक्रेटेरिएट को लगता है कि इन चीजों को दिखाने की जरूरत नहीं है या इन भाषणों को छोटा करने की जरूरत है, तो उसको एडिटिंग करने के बाद भेजा जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है भारत की लोकशाही को और कमजोर करने की। जी संजीव जी।